अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, अभी वो वक्त है जब पाकिस्तान जो है वो एक साथ कई महाज़ों पर लड़ रहा है। एक तरफ पाकिस्तान और भारत की जो टेंशन थी, 10 मई को पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, बड़ी ज़बरदस्त विक्ट्री हासिल की, दुनिया को एक मैसेज दिया। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर सेलिब्रेशन तो ज़ाहिर है चल रही हैं, लेकिन अभी भी हमारे मुल्क में सियासी जो एक महाज है, जो एक सियासी तौर पर पोलराइज्ड हमारा जो मुआशरा है, ये बड़े बहरानों को जन्म देता है। मुआशी बहरान भी इससे जुड़ा है, आपकी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो भी इससे जुड़ी है, मुल्की हालात इससे जुड़े हैं, बड़े बड़े फ़ैसले। एक सियासी जमात है वो पॉलिटिकल स्पेस मांग रही है, वो कह रही है कि जब भारत के साथ सीज़ फायर हो सकता है तो हमारे साथ बात क्यों नहीं हो सकती, हमारे साथ सीज़ फायर क्यों नहीं हो सकता। तो एक तहरीक इंसाफ है, वो इतनी कंफ्यूज जमात है जिसको पता ही नहीं चलता, कभी कहते हैं फ़ौज से बात करनी है तो कभी कहते हैं कि हम जो है वो सियासतदानों से भी बात करने को तैयार हैं। मतलब कि 2 दिन के बाद उनकी जो है ना वो एक पॉलिसी भी बदल जाती है। अल्लाह जाने उनकी पॉलिसी अंदर से बदल कर आती है या जो बाहर मीडिया पर आकर बयान देते हैं वो अपने ताईं जो है वो अपनी पार्टी में बिगाड़ पैदा करने की कोशिश करते हैं, अपनी पार्टी को मुश्किल में डालने की कोशिश करते हैं। तो ये जो एक मामला है। और दूसरा जो है, हुकूमत और अपोजिशन अभी भी एक दूसरे के खिलाफ पॉइंट स्कोरिंग में मसरूफ़ रहती हैं। एक तरफ हुकूमती अहदेदार जो है वो पोलीग्राफिक टेस्ट ना देने पर इमरान खान को झूठा साबित करते हैं, दूसरी तरफ PTI क्या कहती है, वो कहती है पाक भारत टेंशन पर खामोश रहने वाले नवाज शरीफ का पोलीग्राफिक जो है वो टेस्ट होना चाहिए। अब नाज़रीन, जो पोलीग्राफिक मशीन ऐसे झूठ पकड़ा जाता है, अब सवाल यह है कि ऐसे मौक़ों पर ऐसे जो मामलात हैं इन पर भी हुकूमत की तरफ से भी ज़ाहिर है सियासत खेला जा रहा है, अपोजिशन की तरफ से भी सियासत खेला जा रहा है। दूसरी तरफ बजट आने वाला है, हुकूमत बजट पर काम कर रही है, लेकिन आवाम को लग रहा है कि हर बार की तरह इस बजट में भी उनको कोई रिलीफ मिलना नहीं है। हर बार रिलीफ देने से पहले ज़ाहिर है IMF से पूछना पड़ता है कि बता तेरी रज़ा क्या है। कागजी अदाद शुमार भी कुछ कहते हैं, हकीकत कुछ और कहती है। टैक्सीज हों, बिल्स हों, महंगाई, सब कुछ आवाम ने बर्दाश्त करना है, बर्दाश्त से भी बाहर हो गया है। तो बात यह है कि मुआशी मुहाज पर हुकूमत की जो समत है वो कितनी दुरुस्त है, या फिर हमें मुआशी जो पॉलिसियाँ हैं उनको रीसेट करने की ज़रूरत है। या हर साल जून में जो बजट आता है शोर मचेगा, डेस्क बजेंगे, कॉपियाँ फाड़ी जाएंगी, पीपल्स पार्टी भी ये शो करेगी कि उन्हें बजट से कोई मसला नहीं है, लेकिन पास भी हो जाएगा बजट क्योंकि जमहूरियत का सिस्टम चलता रहना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन अवाम का जो रिलीफ देने का सिस्टम है उसको किसने चलाना है। मैं बात करूंगी, बड़े मसाइल हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मुझे इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया, बड़ा अच्छा लगता है। आपका बड़ा अच्छा ही रहता है कि हाँ तुम स्टूडियो आओगे तो बात होगी, बड़ा मजा आता है बात करने, वो इंटरेक्शन और होता है ना। आपकी मेहरबानी। बिल्कुल। विक्ट्री एंजॉय कर रहे हैं? जी जी, सारा पाकिस्तान एंजॉय कर रहे हैं। ज़बरदस्त। ये अभी भी कोई टेंशन है, भारत कोई छेड़खानी कर सकता है? भारत से आपको खतरा नहीं है, हमारे मसाइल अंदरूनी है और ये आज जो यकजहती का माहौल है इसको इस्तेमाल करके उनको हल करें, ये आज बात की ज़रूरत है। अभी भी यकजहती है, सियासी जमातों में बात नहीं, वो एक यकजहती का माहौल तो है ना मुल्क के अंदर, उसको इस्तेमाल करें। वो जो आपका एक इंतशार है, जो दूरियाँ हैं, जो तफरीक है, इसको ख़त्म करें। कैसे? बातचीत से। सियासत जब आपने उसको नफरत में बदल देंगे, दुश्मनी में बदल देंगे, फिर मुल्क नहीं चलते। बात किससे करनी है? बात आपस में सियासतदानों ने बात करनी है। आपका इलेक्शन मुतनाज़ा है, आपका सारा निज़ाम आज मुतनाज़ा है। Do you really think कि सियासतदानों से ही बात करनी चाहिए? जी, सियासत फौज भी बैठे, फौज भी आज हिस्सेदार है मुल्क की इक़्तिदार में। एक हाइब्रिड गवर्नमेंट है, आपके जज भी हैं। मैं तो बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि ये 6-7 लोग हैं, ये बैठे आगे के रास्ते का तयन करें, हमने करना क्या है और कैसे करना है। ये अपनी कुर्सियाँ, ये सब चीज़ें एक तरफ छोड़ दें, आज मुल्क को ज़रूरत है। तो जो बैकडोर बातें चल रही थी कि इमरान खान के साथ चीज़ें चल रही हैं, कोई आपके इल्म में है? बैकडोर से कुछ नहीं होता, बैकडोर से ज़ाती मफाद होता है। अच्छा, जिसका भी हो, वो आज बात आपको मुल्क की करनी पड़ेगी, सामने आकर बात करनी चाहिए। सब वो डील सामने करें, पीछे करें, बात मुल्क की करें, छोड़ें डील को, छोड़ें। इससे पहले सब सियासी लीडर जेल में गए हैं और जेल से आकर बाहर फिर ओहदे मिले। जी, हमेशा ताकतवर होता है
सियासी लीडर जेल जाता है ताकतवर होकर निकलता है। इमरान खान मजीद ताकतवर होकर निकलेगा? आज देख लें, मुल्क में सर्वे करवा लें कि इमरान खान कि, लेकिन नहीं, उनकी पार्टी का हाल भी तो देखे ना। सर पार्टी वो पार्टी है ही नहीं ना, वहाँ तो एक शख्स है, एक लीडर है और लोग हैं और वर्कर है और वोटर है। उसके बाहर आने की देर है? नहीं, बाहर आने की देर नहीं होती। बाहर आने की देर तो लोगों का जो जिम्मेदारी होती है वो तो इलेक्शन पे होती है, पोलिंग स्टेशन पे अपना इजहार करते हैं। लेकिन एक सियासी जमात मौजूद है, उसकी एक सपोर्ट बेस है, बड़ा सपोर्ट बेस है मुल्क के अंदर। आप उसको ये पहले भी हमने बहुत सुना है, फलाने को -1 कर दें, -2 कर दें, ये चीज़ें चलती नहीं हैं। बिल्कुल। सियासी लीडर का फैसला मुल्क के अवाम करते हैं, कोई और नहीं कर सकता। तो इमरान खान बाहर आए तो इसका मतलब है नए इलेक्शंस हों, क्योंकि ये इलेक्शन मतनाज़े हैं? ज़रूरी नहीं है। आज आप इलेक्शन करवा लें, आप किसी एक जमात को पाकिस्तान की सारी सीटें दे दें, कुछ नहीं कर सकेगी। जिसका आप हल यही है कि आप बैठें, एक एजेंडा तय करें, हमने मुल्क में करना क्या है। हर एक की एक सोच है, उसके मुताबिक वो ढूंढे एजेंडा क्या होगा, उसको इम्प्लीमेंट करें सारे मिलकर। ये आज मुल्क की ज़रूरत है। हम तो बचपन से ही देखते आ रहे हैं, बल्कि आपने भी यही देखा होगा, इलेक्शंस होते हैं, नारे लगते हैं, एक मैनिफेस्टो आता है, वो सिर्फ दिखाते हैं, वो 4-5 साल मैनिफेस्टो के मुताबिक चलते नहीं है। अब्बासी साहब ऐसे ही है, हो गया ना। हाँ। बहुत गुजार दिया ना, आपने जाया कर दिया वक्त आपने। हाँ, तो नया सिस्टम क्या? अब आप जी मजीद जाया करना चाहते तो आपकी मर्जी है, मैं तो आपको हल बता रहा हूँ कि साहब का जो हमारा तजर्बा है उसके नतीजे में जो हल नज़र आता है वो यही है। मुझे और कोई हल नज़र नहीं आता। आज किसी में सलाहियत नहीं है। आज इस मुल्क की हर बड़ी सियासी जमात के पास इक़्तिदार है, PTI के पास भी खैबर पख्तूनख्वा में इक़्तिदार है। बिल्कुल है। तो करके दिखाएं पाकिस्तान के अवाम को हम क्या कर सकते हैं मुल्क में। पीपल्स पार्टी दिखा दे, PMLN दिखा दे, नहीं कर सकते। ना सलाहियत है, ना कंसेंसस बन सकता है, ना ही ये सोच ऐसी या फिक्र ऐसी है। हर एक को अपनी कुर्सी की फिक्र है, मुझे कुर्सी मिल जाए, मैं जेल से बाहर आ जाऊं, वो कहते हैं जेल में डाल दें। इस तरह तो मुल्क नहीं चला करते। तो इस वक्त बात ना करने में हुकूमत रिलैक्टेंट है इमरान खान से बात करने? बात दो अफराद के दरमियान दोनों की मर्जी से होती है। और उसका तरीका होता है, उसका मकसद होता है। अगर मकसद ये हो कि इमरान खान साहब जेल में आ जाएं और इनका मकसद ये हो कि तुम हमारे खिलाफ बात नहीं करना, कोई जलसा नहीं करना, ये तो कोई मकसद ना हुआ। हाँ। आप मुल्क की बात करें कि मुल्क कैसे आगे चलेगा, ये मुझे आज तक कोई ये बात करता हुआ नज़र नहीं आता। ये हमारी बदनसीबी है। सबसे बड़ी बदनसीबी ये है कि आज जो लोग इस मुल्क में हुक्मरान हैं वो सवाए मुल्क के हर बात करते हैं। अभी तो वो जो भी विक्ट्री पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जिस विक्ट्री से नवाजा, जिस कामयाबी से, जो ब्लेसिंग है रब की, वो तो नून लीग अपना क्रेडिट मान रही है उसको। क्रेडिट की बात नहीं होती। ये क्रेडिट होगा जिस दिन मुल्क तरक्की करेगा। इस मुल्क के अवाम की फलाह, असल जंग वो है आपकी। ये तो भारत से हमने पहले भी जंग हुई है, तो 3-4 दिन का मामला था, ख़त्म हो गया, हम जीत गए, उनके जहाज़ गिर के बाद ख़त्म हो गई। ये कल भारत ने फिर करना है। हाँ। भारत अपने जख्म चाट रहा है, वो करेगा। हम उसका मुकाबला कर लेंगे, हमें वहाँ से ख़तरा नहीं है। ख़तरा आज मुल्क के अंदर से। मुल्क का निज़ाम नहीं चल रहा, मुल्क के मामलात नहीं चल रहे, मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, हम किसी खाम ख्याली में हैं। लेकिन हुकूमती लोग कहते हैं तो अपोजिशन का काम है बात करना। पंजाब भी चल रहा है, बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है। ठीक है, फिर वफाक में भी कोई मसला नहीं है, ज़बरदस्त है। फिर तकलीफ क्या है? मजबूत इत्तेहादी हैं हमारे। ठीक है, किसने कहा तकलीफ? किसी वो तो नहीं कहते हमें तकलीफ। ठीक है, फिर आप करें, ऐसे ही चलता रहे, फिर चलाएं वो मुल्क। मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं चल रहा। इसमें कहीं ना कहीं ऑपोजिशन का कसूर है। तगड़ी ऑपोजिशन नहीं मिली इस हुकूमत को। तगड़ी ऑपोजिशन कौन सी ऑपोजिशन होती है? हुकूमत का काम होता है काम करना, अपोजिशन का काम होता है अपोजिशन करना। दोनों हाँ। नहीं कर रहे। हुकूमत ये ना चल सकती है ना चल रही है। इस बात का अगर आपको एहसास नहीं है, आप मतलब इस मुल्क के जो लोग हैं, जो साहिब इक़्तिदार हैं, तो फिर मैं उनके लिए दुआ ही कर सकता हूँ। दुआ मेरे पास यही है कि बैठें और आगे के एजेंडा तय करें और उसको हल करें, मुल्क के मसाइल को हल करें। मुआशी मसाइल, हर किस्म के मसाइल, आपके इंतज़ामी मसाइल हैं, आपके मुआशी मसाइल हैं। आपने इस मुल्क में सोशल कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है। आप आइन की बालादस्ती नहीं है, कानून की हुक्मरानी नहीं है। ये बहुत बड़े मसाइल हैं। ये मुल्क को खोखला कर देते हैं ये बातें। सही। मैं ज़रा ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊँगी, बजट आने वाला है, IMF से पैसे तो मिल गए,
बजट में आसानी आवाम को मिलेगी कि नहीं मिलेगी? IMF ने तो आसानी कर दी आपको पैसे देके, आपने आगे ये पास ऑन करना है या नहीं करना, कैसे करना है? नाज़रीन, मुझे वक्फा लेना है, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, IMF से तो रिलीफ आपको ज़ाहिर है पैसे मिल जाए तो इससे बड़ा रिलीफ कोई नहीं है। बजट में आपको कोई लग रहा है ये हुकूमत पास ऑन करने के काबिल है? कर्जे हमारे पास इतने हैं, टैक्सेस की भरमार है, अवाम को क्या देना है इन्होंने? कर्जा मिलना रिलीफ होती है। हम तो यही समझते हैं, इतनी आदत डाल दी हुई है। शर्मिंदगी की बात होती है। जो मुल्क इस बात को सेलिब्रेट करे कि हमारी IMF की ट्रांच रिलीज हो गई है, तो मैं उन पर तरस ही खा सकता हूँ जो हुकूमत ये सोच रही हो। अग्री। तो इसलिए आपके पास वसाइल है नहीं। वफाकी हुकूमत जो कुल आमदन उसके पास रह जाती है उससे वो सूद पूरा नहीं कर सकती। तो रिलीफ बाकी आप जो मर्जी रिलीफ दें, मजीद कर्जा ले और रिलीफ दे दें, क्या रिलीफ देंगे आप? क्या देंगे आप? रिलीफ आवाम को ये देंगे मजीद बोझ ना डालें उन पे। हाँ, यही रिलीफ। ये रिलीफ इससे ज्यादा आप नहीं दे सकते। मुश्किलात कम नहीं कर सकते, एटलीस्ट बढ़ाए ना। हाँ। नहीं, अब मुश्किलात कम करने की पोजीशन में नहीं है, आपके पास वसाइल ही नहीं है। जब तक देखें, जब तक आप इस्लाहात नहीं करेंगे मुल्क के निज़ाम में, IMF एक हद तक करता है, आपको फोर्स करता है, कंडीशनैलिटीज डालता है, तुमने ये करना है वरना पैसे नहीं मिलेंगे। और जब IMF आपको पैसे नहीं देगा, फिर दुनिया में कोई भी आपको पैसे नहीं देगा डेफिनेटली। तो वो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है, उसके बाद पैसा नहीं। अब आपने उन कंडीशनैलिटी से बढ़कर रिफॉर्म करने हैं, जो वो कह रहे हैं उससे आगे जाना है, 10 कदम आगे चलना है, फिर जाकर आपके हालात दुरुस्त होंगे। एक कन्वेंशनल वॉर में तो अल्लाह ताला ने कामयाबी दी, एक मौशी जंग का हमें बहुत चैलेंजेस का बहुत। देखिए, कन्वेंशनल वॉर चंद दिन की होती है। हाँ, वो बात खत्म हो गई। अब आप अपने मुल्क पे कंसंट्रेट करें। तो मैंने पहले कहा कि आपको मौका मिला है कि इस यकजहती का माहौल जो मुल्क में पैदा हुआ है इसको इस्तेमाल करें, इस मुल्क में तफरीक ख़त्म करें, ये निफाक ख़त्म करें। ये चीज़ खोखला कर देगी आपके मुल्क को। इनिशिएटिव तो हुकूमतें लिया करती हैं सर, इनिशिएटिव कोई भी ले, हुकूमत ले, हाँ, लेकिन जो हुकूमत खुद मुतनाज़ा हो, जिसकी कुर्सी का वजूद उस इलेक्शन की बुनियाद पे हो, कैसे? लेकिन अब्बासी साहब, इस हुकूमत को ये खौफ क्यों है कि इमरान खान के बाहर आने का मतलब है हम अंदर हो जाएं? इतना खौफ डाल दिया इमरान खान ये खौफ है तो फिर हुकूमत करने के काबिल ये हुकूमत नहीं है। ये खौफ है हुकूमत वाला क्यों खौफ है कि वो आएगा तो हम जेलों में चले जाएंगे? नहीं, वो आएगा, वो अपोजिशन लीडर है, बाहर अपना जलसा करेगा, असेंबली में बात करेगा, बात खत्म हो जाएगी। आप किस बात से खाइफ हैं? खौफ सिर्फ है कि आज अवाम का मैंडेट नहीं है, खौफ इस बात का है, खौफ इस बात का है कि सलाहियत नहीं है, खौफ इस बात का है कि फैसला नहीं कर सकते, खौफ इस बात का है कि इस्लाहात का पता नहीं है कि मुल्क में आज क्या करना है। इतनी बड़ी जंग डिज़ाइन कर दी नवाज शरीफ साहब ने और आप कहते हैं उनके पास सलाहियत नहीं? मैं ये बातें करनी नहीं चाहिए। जब इक़्तिदार में हो ऐसी बात करनी नहीं चाहिए। जंग हमने नहीं डिज़ाइन की, जंग हम पे मुसल्लत की गई थी, हमने मुकाबला किया। मुकाबला करने के लिए जो स्ट्रैटेजी वो कहती है हमने बनाई। क्या कह सकते? जब बलूचिस्तान में आप देखें दहशतगर्दी के वाक़यात इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, अभी खुशदार में आप देखें, आप होके भी आए हैं वहाँ से। जी, मैं जो वहाँ के 2 बच्चियाँ जो शहीद हुई हैं मेरे हल्के की हैं, रहने, और बहुत एक 15 साल, एक 13 साल की बच्ची। तो आपने उस मामले की जड़ तक पहुँचना है कि हो क्यों रहा है, क्यों एक खुदकुश हमलावर जो था वो उस बात से टकराया। अभी वो जनरल अफजल साहब मेरे साथ थे, वो कहते सियासतदानों का काम है ऐसी कानून साजी करे वहाँ पर, ये सियासतदानों के करने वाले काम थे। कानून साजी की बात नहीं है, ये सियासतदानों का नहीं, सारे सबका काम है। जब दहशतगर्दी होगी उसका मुकाबला आपने करना है, आपने उस दहशतगर्दी को शिकस्त देनी है। आप भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो बलूचिस्तान की जो मसाइल और मायूसी, ये उस वक्त कितनी डेप्थ में आपने इसको देखा और आपने क्या डिज़ाइन किया? डेप्थ में देखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर कोई कानून नहीं है, वहाँ पर इलेक्शन नहीं होते। तो सर ये किसका काम? वहाँ पर एक लिस्ट बनती है। सर किसका काम है ये मत ढूंढें, आइन को देखें। अगर आइन टूट रहा है तो हम सब मिलकर तोड़ रहे हैं। बिल्कुल। उसका जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल। आज बलूचिस्तान के लोग अपना हक मांगते हैं। बिल्कुल। उसका नौजवान रोज़गार मांगता है, तालीम मांगता है, अपना हक मांगता है, इज़्ज़त मांगता है, अपनी राय का एहतराम मांगता है। वो
ये चाहता है कि मैं भी माशरे का हिस्सा बनूँ। वो ये चाहता है कि जो उसके सूबे के वसाइल हैं उसका असर उस तक पहुँचे। ये कोई गैर मामूली बातें तो नहीं है। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान शुरू कर देना और पीछे हो जाना, मंडल दे देना। तो तमाशे लगाते हैं ना, ये तो दूसरे के बेवकूफ़ बनाने वाली बात होती है। हुकूक बलूचिस्तान आइन के अंदर मौजूद है। सर आपको लगता है ये हुकूमत ये टर्म पूरी करेगी? सर इस हुकूमत को आप 10 टर्म्स दे दें, ये काम कोई नहीं कर सकेगी, ये मैं आपको आज बता देता हूँ, क्योंकि ना सलाहियत है ना सोच है। कहाँ से लेके आए काम करने वाले? वो कहते इलेक्शन में मौका दे लोगों को, इलेक्शन ठीक कराएं। लोग तो निकले थे 8 फरवरी को जी, लोग तो निकले थे। तो फॉर्म 47 आड़े आ गया। फॉर्म 47 आड़े आएगा तो फिर मुल्क नहीं चलेगा। फॉर्म 47 आड़े ना आए, ये कॉज है ना जो आप कहते हैं कि जड़ तक पहुंचे। फॉर्म 47 आड़े ना आए, इसके लिए क्या करें? सिर्फ ये नहीं है, देखें आप आज बैठे एक टेबल पर, अगर हम सब हुब्बुल वतनी के दावे करते हैं, हम अगर हिंदुस्तान को एक जहाज गिराने पर हम सेलिब्रेट कर सकते हैं तो उससे बहुत बड़ी सेलिब्रेशन होगी जिस दिन हम इकट्ठे बैठेंगे। मुझे यकीन है उस दिन जब बहुत ज़्यादा खुशी होगी जब मैं देखूंगा कि इस मुल्क के सियासतदान, फौज और जज एक टेबल पर बैठे हैं, 6-7 लोग हैं और मुल्क की बात कर रहे हैं कि मुल्क का एजेंडा क्या है, मुल्क को कैसे हल कर, मसाइल कैसे हल करते हैं। मेरे लिए वो सेलिब्रेशन का दिन होगा। तहरीक इंसाफ की ये सोच क्यों है कि अगर हमने बात करनी है तो हमारी फौज के साथ ही बात करके हमारे मसले हल हो सकते हैं? ये भी हमारे ये सियासतदान की सोच में आप कह रहे हैं कि सियासतदान के साथ अगर वो ये बात कर रहे हैं इसका मुझे इल्म नहीं है तो ये लम्हा फिक्रिया है। हाँ, वो हर 2 दिन के बाद आज वो जमात जिस मुल्क में 4 साल हुक्मरान रही है वो आइन से बाहर जाकर अपने मसाइल के हल के लिए, सियासी मसाइल के हल के लिए फौज से बात करना चाहती है। जी, ये सियासतदान की सोच है। इसका जी ये क्यों है? ये सोच कैसे जन्म ली एक सियासतदान के अंदर? ये जब हम हाइब्रिड हुकूमतें बनाते हैं, हाइब्रिड हुकूमतें बनाते हैं, आइन से बाहर जाते हैं, फिर यही सोच रहती है कि हमारे मसाइल का हल आइन के अंदर नहीं है, हमारे मसाइल का हल आइन के बाहर है, इक़्तिदार हमें आइन के बाहर से मिलेगा। वहीं से खराबी पैदा होती है। ताकत ही कहीं और है, ताकत के ऐवान ही। ताकत देखें, ताकत का सरचश्मा अवाम होते हैं। अगर ताकत कहीं और चली गई है तो फिर नुकसान होगा। सर आपकी बातें सुनने में इतनी वो मजे की और मीठी मीठी, लेकिन प्रैक्टिकल जब उनको आप देखने की कोशिश करते हैं ग्राउंड पे कुछ नजर ही नहीं आती। नहीं, प्रैक्टिकल क्या है, मैं आपको हाल ही बता सकता हूँ। हाँ। मैं हाल ही बता सकता हूँ। हाल आइन में मुल्क आइन पे चलते हैं। आइन एक कॉन्ट्रैक्ट है अवाम और रियासत के दरमियान। अगर आप उसको तोड़ देंगे तो मुल्क नहीं चलेगा। ये बात जिस हमने समझ ली तो आपका मुल्क ठीक होना शुरू हो जाएगा। आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ जो है उसकी अपनी इतनी ज़्यादा कोताहियाँ हैं, इतनी ज़्यादा कोताहियाँ हैं कि हुकूमत भी उनसे अब बात करने की रवादार? उनकी कोताहियाँ हैं तो भुगत भी चुके हैं। कोताहियाँ यहाँ सबकी हैं, किसकी नहीं है? मुझे वो आदमी दिखाएं, वो इदारा दिखाएं जिसकी कोताही नहीं है। हम ढूंढते रहते हैं सारा दिन किसकी कोताही है। सबकी कोताही है, सबकी कोताही है। उस बात को एक तरफ कर दें। अब तारीख को पढ़ें, तारीख को डॉक्यूमेंट करें, उससे सबक हासिल करें और मसाइल को हल करें। ये आपकी जिम्मेदारी है। आज ये इस मुल्क की लीडरशिप की जिम्मेदारी है। तारीख इन बातों को, अपनी सेलिब्रेशन को याद नहीं रखेगी। तारीख आपको ये याद रखेगी कि ये वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क की परवाह नहीं की, जिन्होंने मुल्क के मसाइल हल नहीं किए, जिन्होंने निफाक रखा मुल्क के अंदर, जिन्होंने आइन तोड़ा। 10 मई के बाद, 10 मई की विक्ट्री के बाद इस हुकूमत का आपको लगता है ग्राफ ऊपर हुआ? देखिए, विक्ट्री एक जंग है ना, एक 3 दिन का वाक़या था। वो आपने दुश्मन हमलावर हुआ, आपने जवाब दे दिया। मुल्क के मसाइल तो वहीं पर हैं सारे। हुकूमत के ग्राफ इससे ऊपर नहीं जाते। इससे मुल्क के वक़ार में इजाफा होता है, हुकूमतों के वक़ार में नहीं होता। इस खित्ते में वो जो एक चुदराहट थी इंडिया की, इसके बाद आपको लगता है पाकिस्तान उभर कर दुनिया के सामने एक नए रूप में आया? मेरी ये दुआ है, खुद नहीं उभरेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हमारी फोर्स इतनी कामयाबी हासिल कर सकती है तो हम दुनिया की दीगर शोबों में हम क्यों नहीं सलाहियत हासिल कर सकते? क्यों हम कामयाब नहीं हो सकते? ये सवाल है हम सब के लिए। दिमाग है तो रफाल गिराए ना, दिमाग बहुत है। जी, मैं ये कह रहा हूँ, अगर एक इदारे में सलाहियत है, वो ये कर सकता है, तो फिर आप दीगर शोबों में क्यों पीछे रह गए? इसका पता करें। आप बता दें, मैं बता देता हूँ, निज़ाम नहीं है, सिस्टम नहीं है। सिस्टम नहीं।
आपने ये कामयाबी किसी जाती जुर्रत की वजह से हासिल नहीं की, या अपने निज़ाम की कामयाबी की वजह से हासिल की है। आज मुल्क के निज़ाम को दुरुस्त करें, अशखास से बात नहीं बनेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब मेरे साथ हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, मोदी सरकार का इस वक्त हाल ये है कि एक तरफ तो वो जंगबंदी के लिए अमेरिका के पैर पड़े, अमेरिका से कहकर उन्होंने जंगबंदी करवाई, दूसरी तरफ सीज़ फायर करवाया। अब दूसरी तरफ अपनी आवाम को भी जाहिर है मोदी सरकार ने जवाब देना है, अपनी आवाम को खुश भी मोदी सरकार ने करना है। तो अपनी आवाम को खुश करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, वो पाकिस्तान का पानी रोक रहे हैं। जी हाँ, पाकिस्तान से सीज़ फायर होने के बाद भारत ने किशनगंगा डैम से दरियाए नीलम का पानी रोका है, जिससे दरियाए नीलम में पानी का जो बहाव है ये मामूल से कम 40% तक कम हो चुका है, जो ऑफ कोर्स एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इससे पहले भारत ने, हम सब जानते हैं, सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और दरियाए चनाब पर बगलेहाट डैम और सलाल डैम से पाकिस्तान आने वाले पानी को रोका था। दरियाए जेहलम में भी कहा जा रहा है पानी की कमी हो चुकी है। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये भी खबरें आ रही हैं कि भारत दरियाए जनाब को ब्यास और रावी के निज़ाम से जोड़ने का जो मंसूबा है उस पर भी काम कर रहा है। पाकिस्तान भारत को बार बार ये कह चुका है कि पानी रोकने का जो तुम्हारा एक्ट है ना, इसको हम एक्ट ऑफ वॉर तस्वुर करेंगे। मोदी सरकार बाज नहीं आ रहा है। गुज़श्ता रोज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने यह वाज़ेह किया कि अगर भारत सिंतास मुआहदा जारी नहीं रखता तो कश्मीर की आज़ादी पर तमाम 6 दरिया पाकिस्तान के पास होंगे। DGISPR ने आज भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को दुनिया के सामने बेनकाब किया और बताया कि जो खुजदार का एक वाक़या हुआ है जिसमें मासूम बच्चे शहीद हुए हैं, इस वाक़े में भी फितना हिंदुस्तान मुलव्वस है। क्या कहा इस हवाले से DGISPR ने, ये भी सुनिए। This is that terrorist face of India. This is that actual cruel, evil face of Fitnatul Hindustan. Please remember this. ये है जो 21 मई को हिंदुस्तान के हुक्म पर फितनाउल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने किया है। इसमें कोई इंसानियत? Where this Fitnaul Hindustan has been deliberately targeting innocent civilians, women and children on the instructions of India. तो क्या सीज़ फायर के बाद भी भारत की जो छेड़खानियां हैं, भारत ने सिंतास मुआहदा मुअत्तल किया, उसको भी अभी वापस नहीं किया। पाकिस्तान भारत के DGMOs की मुलाकातें, राब्ते हुए, अभी तक सिंतास मुआहदा जो था वो बहाल नहीं हुआ। क्या ये जो छेड़खानी है भारत की तरफ से बार बार पानी के मसले को लेकर और जो जारियत है कि दोबारा किसी ऐसे सूरत हाल की तरफ सारा जो ये खित्ता है जा सकता है? मैं बात करूंगी, मुझे इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड अफजल साहब। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, भारत तो अपनी छेड़खानी से बाज नहीं आ रहा है, तो क्या ये मसला दोबारा उसी हद तक जा सकता है जहां से पाकिस्तान की बहादुर अफवाज 10 मई को उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया? क्या भारत दोबारा सिचुएशन को वहीं लेकर जाना चाहता है? मैं ये समझता हूँ शाजिया कि भारत के लिए उस जगह पे जाना वक्ती तौर पे तो पॉसिबल नहीं है। वक्त गुजरने के साथ साथ शायद वो जो चाणक्य की लेसन्स हैं उनको देखते हुए और उनके मुताबिक तैयारी करते हुए किसी वक्त फ्यूचर में शायद करें, लेकिन इस वक्त जो उनको हिट पड़ी है वो बहुत ही ज़बरदस्त पड़ी है। हमारे निज़ाम ने उनके निज़ाम को शिकस्त दी है, जिसको पहले लोग कहा करते थे कि इट इज़ वॉर इज़ क्लैश ऑफ विल। तो हमारी विल ने उनकी विल को सब्जुगेट किया है, मॉल किया है, उसको शिकस्त दी है। जहाँ तक आपने छेड़खानियों की बात की है, स्पेशली वाटर के ऊपर कही है, तो जो 3 दरिया हमारी तरफ आते हैं, हमारे हिस्से में आते हैं, और रावी को अगर शामिल कर लें तो 4 दरियाओं में इस वक्त इंडिया की जो लगभग 3.5 मिलियन एकड़ फीट की स्टोरेज की कैपेसिटी है। भारत इस वक्त हमारा पानी पर से रोक नहीं सकता, नहीं रोक सकता, लेकिन इस वक्त उनके पास एक रीजनेबली रेगुलेट करने की
जो कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी मौजूद है। मसलन वो ये कर सकते हैं कि जो महीने होते हैं अप्रैल से ले के जून तक, उसमें अभी तक बर्फ़ें उसी तरह पिघली नहीं होती, बारिशें शुरू नहीं हुई होती, तो नई फसलें जो हैं उस टाइम के ऊपर लगना शुरू होती हैं। जो खरीफ की फसल है वो बोई जा रही होती है, उसके लिए पानी की ज़रूरत होती है, तो वो आपके पानी को रोक सकते हैं टू सम एक्सटेंट। जो मैंने आपको कैपेसिटी बताई है, तीनों चारों जो रावी में देख लें, क्योंकि उतनी कैपेसिटी उनके पास उधर मौजूद है जितनी ज़ाहिर वो रोकेंगे। मैं जो रोकने की कैपेसिटी बता रहा हूँ, जितनी मौजूद है उतनी वो रोक सकते हैं, और वो भी एक ख़ास टाइम फ्रेम तक रोक सकते हैं। पानी तो पीछे से आए जा रहा है और एक ख़ास लेवल पे पहुँच के उन्हें वो पानी रिलीज़ करना है। हाँ, हमें इस बात का ज़रूर अदराक रखना चाहिए कि टाइम के साथ साथ वो जिस तरह पहले उन्होंने रावी के ऊपर ऐसी कैपेबिलिटी बिल्ड की कि बहुत कम पानी, बल्कि रावी जो है वो अगर लाहौर से और सियालकोट से सीवरेज का पानी ना आ रहा हो दरिया में तो शायद खुश्क हो जाए। ठीक है जी। इसी तरह अगर आप ब्यास और सतलज को देखें, मैं उधर जाके अनग्राउंड देख चुका हूँ इनको, वो तकरीबन दरिया नहीं रहे हुए। इनफैक्ट सतलज जो है उसको अगर आप पानी ना मिला तो वो उस एरिए में हमारे लिए एनवायरमेंटल इशू बन रहा है और आगे और ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो ये जो पानी को रोकने का है, मैंने आपको बताया कि सिंस अप्रैल और मई और पार्ट ऑफ जून यू आर एट लोएस्ट पॉसिबल ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, तो वो आपको थोड़ा सा इस वक्त, और फिर आगे जब पानी की जो फरावानी होती है तो वो उस वक्त इसी पानी को दोबारा यूज़ करेगा कि एक रेला छोड़ दिया आपने सैलाब के लिए, चीज़ आपके एरियाज में सैलाब आ गया, आपने जाके उधर एक्शन लिए, आप वापस हो रहे हैं, दोबारा दूसरा रेला छोड़। जनरल साहब मुझे एक बात बताएं, 10 मई की विक्ट्री ने दुनिया को क्या मैसेज दिया? देखिए, दुनिया को एक मैसेज मैं आपको रिलेट करता हूँ। एक किताब है कंडक्ट ऑफ वॉर, उसका जो है एक चैप्टर है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसके अंदर एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग का चैप्टर है, पूरा हाल बयान किया गया उसमें एक बड़ा ही खूबसूरत नैरेटिव निकला था। वो नैरेटिव ये निकला था कि जो कौमें बहुत स्ट्रांग होती हैं उनके अगेंस्ट मसलसल जब आप करते हैं तो वो उठ के खड़ी हो जाती है। दुनिया को इस वक्त पाकिस्तान ने एक बहुत ही उम्दा मैसेज दिया है। भारत जो है वो पिछले तकरीबन 27 साल से 99 के बाद से वो जो है वो आपके साथ इस तरह के सलूक कर रहा है कि हर 3-4 साल के बाद वो एक वाक़या होता है, उस वाक़े के बाद वो फौजें ले आते हैं, दे यूज्ड टू कोर्स यू, वो कुछ कंसेशन लेते थे, दे यूज्ड टू गो बैक। 19 का वाक़या, 2019 में पुलवामा के वाक़े ने इनिशियल बेड रॉक ले कर दी थी व्हाट वाज सपोज्ड टू हैपन नाउ। उनको उनकी लीडरशिप बोथ एट पॉलिटिकल लेवल एंड मिलिट्री लेवल कुड नॉट परसीव दैट। दूसरा, उन्होंने इस मोमेंट को 3-4 साल वो हमारे बहुत सारे लोगों को जिनके बारे में दे यूज्ड टू परसीव के ये हमारे दुश्मन हैं, उनको वो टारगेटेड किलिंग करते रहे, तो प्रैक्टिकली एक परपेचुअल वॉर पाकिस्तान के ऊपर माउंट की हुई थी। और फिर अभी उन्होंने एक मिस कैलकुलेशन की। मिस कैलकुलेशन क्या थी? नंबर 1, उन्होंने कहा बलूचिस्तान इज बर्निंग। वहाँ पे लोग जो हैं वो पता नहीं किस तरह खड़े हुए हैं स्टेट ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट, पाकिस्तान की फौज के अगेंस्ट। केपी में उन्हीं का स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हमारे खिलाफ चल रहा था। They thought that people are polarized in Punjab and Sindh. Or this is the time that people will start, getting up against the armed forces, और ये हमें एक clear run मिल जाएगा। Let me tell you that पाकिस्तानी कौम ने एक तो अपना मेटल प्रूफ कर दिया, पाकिस्तानी कौम ने दूसरा ये बता दिया है कि 71 का वाक़या जो हुआ था वो उस वक़्त नेशनल लेवल पे लोगों को अदराक नहीं हो सका कि परली तरफ क्या हो रहा है। तीसरा ये है कि दे मेड प्रेपरेशन फॉर 8-9 मंथ्स एंड देन दे लॉन्च द अटैक। और हमारे उस वक़्त जो लीडरशिप इधर बैठी हुई थी उनको उस वक़्त के वहाँ के अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो इस टाइम की लीडरशिप है मिलिट्री में वो बहुत अवेयर
एजुकेटेड, फोकस्ड और प्रपोर्शनेट हैं। आपने ये पूरे 4 दिन अगर देखा हो तो इन 4 दिनों को अगर आप डिवाइड करें तो इट शोड पेशेंस, इट शोज रेजिलियंस, it showed to the world that we are ready for anything, any kind of situation. And then they took a action which was proportionate. देखिए, हमारा जब आपने किलिंग स्प्रीक शुरू की थी तो आप इस स्प्रीक को बहुत आगे तक ले जा सकते थे। बिल्कुल। भारत इस सारी एपिसोड के बाद भी भारत आपको लगता है जुर्रत करेगा? देखिए, भारत की ना जो साइकी है, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, बावजूद इसके कि सपोर्ट उसको ना अमेरिका की मिली, कहीं की सपोर्ट मिली नहीं, मैं उस पे आ रहा हूँ। देखिए, भारत जो है उसको अगर आप स्टडी करें तो तकरीबन एरियन से ले के द्रविडियंस, अलेक्जेंडर द ग्रेट, मुसलमान भी फिर 10वीं सदी में आना शुरू हो गए, तो सारे लोग वेस्टर्न साइड से ईस्ट पे जाते रहे हैं और मिनिमम जाके वो दिल्ली में करते थे। ये तो मैं कहता हूँ कि उनकी मिलिट्री और उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप स्टूपिड है कि पाकिस्तान बनने से उनको वेस्ट से किसी से खतरा नहीं होना चाहिए था। लेकिन वो उन्होंने पाकिस्तान को एक वेस्टर्न खतरा जो उनके डीएनए में एक खौफ बैठा हुआ है, इनसिक्योरिटी बैठी हुई है, उसको वो लेके चल रहे हैं। तो उसमें 2 चीजें जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और मोदी को ये भी तो एक सहारा अपने आप में वो समझ रहा था कि उसने तो बड़ा नारा लगाया था आपकी बात, ट्रम्प सरकार बड़ी कैंपेन चलाई थी, आपको भी पता है, बहुत ज्यादा कैंपेन चलाई थी और हाथ पकड़ पकड़ के नारे लगाए थे, ट्रम्प मेरा दोस्त है, ट्रम्प मेरा यार है। तो ये यहाँ से भी धोखा मिला या अमेरिकन पॉलिसी बदली है? नहीं, अमेरिकन पॉलिसी जो है वो पहले भी पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा बुरी नहीं थी और अभी तो इसलिए आपको माहौल साजगार मिल रहा है कि ट्रम्प जो है वो बेसिकली इज अ दुकानदार, ही इज अ बिजनेसमैन, ऑफ कोर्स बिजनेसमैन। यस, उसने चीज़ों को बिजनेसमैन के तौर पे देखना है, 1+1 करके उसने देखना है और उसको पता लग गया है कि पाकिस्तान के साथ जो 1+1 है वो 3 और 4 होगा, 2 नहीं होगा। तो दैट इज हाउ ही इज फेवरिंग पाकिस्तान। दूसरा ये है कि दुनिया भर में ये होता है, लोगों की ट्राइबल मेंटालिटी होती है। नंबर 1 कि बैरल का जितना कैलिबर बड़ा होगा उतना उसका खौफ होगा, लेकिन दूसरा ये होता है कि जीतने वाले के सारे दोस्त होते हैं। तो अभी वो हमारा दोस्त है बिकॉज हमने एक ख़ास माहौल में जाके इंडिया को 5-6 फैसेट्स में शिकस्त दी है। इस टाइम का अमेरिका ने इंतज़ार क्यों किया? एस्केलेट नहीं हो सकती और नहीं कर सकता था भारत अगर अमेरिका चाहता तो? डू यू रियली थिंक? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि भारत सरकार जो है वो अपनी कैलकुलेशंस के मुताबिक थोड़ी सी उनसे गलती हुई है, मिसकैलकुलेट किया उन्होंने। मैंने आपको बताया ना कि पाकिस्तान के एनवायरनमेंट को देखा और पाकिस्तान के एनवायरनमेंट को देखने के बाद दे थॉट कि इट्स गोइंग टू बी अ क्लियर रन। दे डोंट नो कि जो कौमें जिंदा रहना चाहती हैं ना, वो एडवर्सिटी में उनके अंदर बहुत ज़्यादा इत्तेहाद पैदा हो जाता है। और ये तो अल्लाह ताला की तरफ से मैं कहता हूँ पाकिस्तान के ऊपर ब्लेसिंग आई, ब्लेसिंग, यस, मेरे कि पाकिस्तान, मैं ये पिछले 6 हफ्ते बहुत जगहों पे गया हूँ। लाहौर में मैंने सेमिनार कंडक्ट किए, यहाँ पे पिंडी में और मुख्तलिफ जगहों पे गया हूँ और मैं जंग से पहले ही मुझे लग रहा था कि हम जीत गए। मैंने एक सेमिनार में लाहौर मीर खलील रहमान सोसाइटी में मैंने ये कहा कि वी आर ऑलमोस्ट वन बिकॉज हम इकट्ठे हो गए। बिल्कुल। तो वो जंग तो हमने जीतनी थी। दूसरा मैं आपको एक पुराना वाक़या सुनाता हूँ। 1988 में मैं वाज अ यंग ऑफिसर, तो मेरे एक उस्ताद थे, मेरे आप समझ लें रूहानी उस्ताद थे। उन्होंने कहा कि बेटा इस दफ़ा जर्मनी जीत जाएगा। अच्छा। तो आई आस्क्ड हिम कि सर ये कैसे आप कह रहे हैं कि जर्मनी जीत जाएगा? तो उन्होंने कहा कि जर्मनी यूनाइट हुआ है। जर्मनी की टीम को जब मैंने देखा फुटबॉल की तो मैंने देखा कि वो कमज़ोर सी टीम थी। तो मैंने कहा सर ये तो बड़ी कमज़ोर टीम है, ये नहीं जीत सकती। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला को इंसानों का इत्तेहाद
पसंद। और इंसानों का एक दूसरे के साथ खड़े होना बहुत पसंद है, और जब वो खड़े हो जाते हैं तो वो नहीं हारते। बिल्कुल, और ये यूनिटी हमने इस दफ़ा अपनी सियासी जमातों में, एक जो पोलराइज्ड एक हमारा मुआशरा था, हो चुका था, स्पेशली 8 फरवरी के बाद से इतने हालात। मैं ये समझता हूँ कि पोलराइजेशन इतनी नहीं थी, सोशल मीडिया जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग हमारी काम थी। देखिए सोशल मीडिया में पोलराइज था, वो अलग बात है कि इस मौके पे इकट्ठे होने का सबूत दे, या बात आप माने मुआशरा हमारा पोलराइज था। मैं इसके ऊपर जो है, मैं इसके ऊपर अपने कमेंट्स जो हैं वो रिजर्व रखूंगा। मैं ये समझता हूँ कि जो चूंकि टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में मैं रिसेंटली अपनी तालीम इसमें मैं करती हूँ बात आपसे। देखिए टेक्नोलॉजी जो है उसको मैनिपुलेट करना लोगों के जहनों को, 5th जनरेशन वार क्या है, ये सब बेसिकली सोशल इंजीनियरिंग। और सोशल इंजीनियरिंग करने के लिए बेसिकली आपने अपने मैसेज को प्रोलिफरेट करना है, और जब वो प्रोलिफरेट होता है तो इंसान ये समझते हैं कि हर बंदा ये समझ रहा है। एक्चुअली वो फिजिकली उतना नहीं हो रहा होता जो सोशल मीडिया पे हम देख रहे होते हैं। जी जी नहीं, आप 8 फरवरी के बाद से हालात बड़े नहीं, देखें मैं उसमें पॉलिटिकल डिस्कशन में नहीं जाना चाहता। देखें वोट जाना, किसी को ज्यादा पढ़ना, किसी को कम करना, बगैर मुझे ये बताएं कि इस वक्त एक सियासी जमात को इकट्ठा करने की, साथ लेकर चलने की, सिस्टम में स्पेस देने की जरूरत है। मेरे अपने ख्याल में सिस्टम जो स्पेस लेके चल रहा है उसमें बहुत ज़्यादा उन लोगों के पास इनपुट्स हैं जो सिस्टम के अंदर मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ डील कर रहे हैं। मेरा अपना ख्याल ये है कि आर्म्ड फोर्सेस पर से आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व विद दी पॉलिटिकल पार्टीज। हाँ, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को इतना ज़्यादा एतमाद होता है कि हमारे अगर सियासी मसाइल हल होने हैं तो इधर से ही होने हैं। वाई? मैं उसकी वजह बताता हूँ। आर्मी के अंदर जब कभी कोई खुदा ना खास्ता किसी के कोई मसला हो जाता है और लोगों को पता चल जाता है तो पीपल आस्क हिम कि आप क्यों नहीं बोल रहे। हाँ। तो नॉर्मली वी स्पीक बाय आवर जेस्चर्स, बाय आवर बॉडी लैंग्वेज, एंड वी हैव ओनली वन office which speaks for everyone, and those who are told to speak for the entire उसके लिए, और हम जनरली इवन छोटी मोटी ऊपर नीचे चीज़ें हर जगह पे होती है, घर में भी होती हैं। तो अगर हो जाएं तो वो हम उसको उसी तरह डील करते हैं जिस तरह डील करना चाहिए। हम जाके सड़क पे नहीं उसको करते, दरगुजर भी करते हैं। देखिए जो कंपैशन है ना वो इंसानों का एक बहुत बड़ा वस्फ है। और मैं आपको ये बता दूं कि हमारी फ़ौज के जो सीनियर लोग हैं वो बड़े पैशनेट, बड़े कंपोजर वाले और बड़े दिल का दर्द रखने वाले हैं। ये देखें, आप मुझसे बात नहीं कर रही तो आपको नहीं पता कि अफजल जो है वो किस किस्म का इंसान है। आप सिर्फ मेरे फेस के एक्सप्रेशन को लेके उस तरह ना चले। हाँ। तो मैं ये समझता हूँ कि हम एक कौम हैं और हम एक कौम के तौर पे चलेंगे, और मैं ये समझता हूँ कि जो कंसेंसस की कोशिशें हुई, बारहा हुई, मुझे ये बात कि मैं इतना प्रीवी नहीं हूँ इस इन्फॉर्मेशन से कि कोई मैं कहूँ कि मेरे सामने ये हुआ और मेरे सामने ये हुआ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ मशावरत का जो एलिमेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं आपको बता दूं कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस और फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस और इवन जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कॉन्फ्रेंस करते हैं उसके अंदर छोटे मसाइल से लेके बड़े मसाइल तक डिस्कशन होती है, और उस डिस्कशन के ऊपर एक कंसेंसस बिल्ट डिसीजन लिया जाता है और उसके अंदर बहुत सारी इनपुट्स आ रही होती हैं और उनको एनालाइज करके आगे चला जाता है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर कल कलां को अगर किसी को, मैं एक बात कर रहा हूँ, किसी कोर्ट से किसी को पनिशमेंट हुई है तो आर्म्ड फोर्सेस को तो नहीं उसमें इंटरवीन करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो आप इस मामले को जो आर्म्ड फोर्सेस की प्रेजेंट परफॉर्मेंस है उसके अंदर मैं ही आपको सजेस्ट करूँगा कि ना ड्रैग करें बार बार। इस वक्त मेरिट पे हमें ये बात करना चाहिए कि व्हाट वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, and have they proven themselves to be equal to the task which was their assigned? Yes, they did.
सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आर्म फोर्सेस ने अपना मेटल दिखाया। हाँ। देखिए मेरे लिए इस पूरे इशू में ना 3 जगह जो हैं वो बड़ी ही उसका बायस थी तकवीयत का। मेरे फादर जो हैं वो हलवाड़ा पे शहीद हुए थे 65 की वार में। जब ये तीनों स्टेशन जो हैं वो बार बार नॉक हो रहे थे तो मुझे एक रूहानी सूदिंग इफेक्ट आ रहा था। हाँ। और मैं आपको ये बता दूं कि ये मुझे नहीं आ रहा था, मैं बहुत सारे लोगों से बात कर रहा था उस वक़्त, और मुझे पता है कि पूरी कौम जो है उनको एक सुकून, उनके ब्लड के अंदर एक कामनेस पैदा हो रही थी। सही। बहुत शुक्रिया दिफाई तज्जियाकार जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अफजल साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने स्टूडियोज़ में हमें वक्त दिया। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। फीडबैक हमें दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।